पिछले 2.5 साल में हमको एक अवसर मिला और उसी को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश अब कर रहा हूं। हाँ, मुझ में खुद में एक अंतर मैं देखता हूं कि नाउ आई एम मोर काम एंड कंपोज्ड। और पहले 5 साल में जो एक एंजाइटी होती थी वो मेरे लिए अभी बची नहीं है और पूरे फोकस के साथ अब मैं काम कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि इस इनिंग में जो हमने 14 से 19 में नींव रखी थी, अब उस नींव पर महाराष्ट्र को बिल्ड करना, ये हम लोग इस 5 साल में करके दिखाएंगे। किरण जी, आप कह रहे हैं आप काम एंड कंपोज्ड हैं, लेकिन आपने जो टारगेट्स लिए अपने लिए वो बहुत अग्रेसिव हैं। आपने कहा कि आप महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे और बहुत जल्द। ये कैसे होगा और कितनी जल्दी होगा? देखिए, एक्चुअली हम लोगों ने 2016-17 में पहली बार इस आइडिया को मूट किया, इस आइडिया को लोगों के सामने रखा कि महाराष्ट्र ये पहली $1 ट्रिलियन सब नेशनल इकोनॉमी बन सकती है। और पिछले समय हम लोगों ने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तैयार की और उस काउंसिल में एन चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स के उसके अध्यक्ष थे, अलग अलग सेक्टर के 20 सीईओज हमने उस काउंसिल में उनको सदस्यता दी और एक रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ। हम लोग जानते हैं कि अभी देश में महाराष्ट्र इज द ओनली स्टेट कि जिसने ½ ट्रिलियन का मार्क पार किया है, बाकी सारे काफी दूर है। और अगर आप कोविड ईयर्स को अगर छोड़ दे तो हमारा CAGR 10% है और बिजनेस यूजुअल को छोड़कर थोड़ा और हम लोग इसको डेवलप कर पाए तो मुझे लगता है कि 2030 तक हम लोग महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना पाएंगे। और उसी दिशा में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ होगा, टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ होगा, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ होगा, ऐसे अलग अलग प्रकार के हम लोगों ने इसमें जो सेक्शन है वो तैयार किए हैं और उस दिशा में बड़ी तेजी के साथ हम जा रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र की अपनी एक ताकत है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की, और उस ताकत को हम लोग लिवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो एक अपनी रफ्तार में चलता है। आपका काम यानी सरकार का काम केवल गुड गवर्नेंस देना होता है। उस रफ्तार को हम नहीं तोड़े, इतना भी हमने कर लिया तब भी महाराष्ट्र आगे बढ़ता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, यहां तक हम पहुंच पाएंगे। और विशेष रूप से आज जब हम लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने, AI ने जिस प्रकार से हमको अवसर दिए, उन अवसरों के कारण हम इसको एक्सीलरेट कर पाएंगे। किरण जी, आपने इन्वेस्टमेंट की बात की। इस ऑडियंस में बहुत ग्लोबल इन्वेस्टर्स बैठे हैं और हिंदुस्तान के कई इन्वेस्टर्स बैठे हैं। तो महाराष्ट्र को ऑलरेडी फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन FDI जो है सबसे ज्यादा भारत के सब स्टेट में मिलता है, 52% पिछले क्वार्टर में। तो ऐसा क्यों है और आप क्या स्टेप्स लेंगे कि आपका FDI और बढ़े ताकि आप बिजनेस एज यूजुअल से ऊपर चले? देखिए, FDI में तो ये साल हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि अभी तक FDI का हमारा जो रिकॉर्ड था वो 2016-17 का था, जिस समय हमको 1,31,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था उस पूरे साल में। लेकिन पिछले 9 महीनों में ही हम लोगों को 1,39,000 करोड़ का निवेश ये FDI के माध्यम से आया है। तो हमने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि हमारे पीछे के जो 4 राज्य है, 3 राज्य है, उनकी टोटल भी हम मार ले, पूरा उसको मतलब उनको जो FDI मिला है उसकी टोटल भी कर ले तो उससे ज्यादा FDI ये महाराष्ट्र को मिला है। और मैं ऐसा मानता हूं कि लगातार बीच के अगर 2 साल छोड़ दे, जिस समय महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, 2015 से हमने टॉप करना चालू किया FDI में और वो हम लगातार टॉप कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं इसका एक ही कारण है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो स्टेबिलिटी देखता है, वो वर्क कल्चर देखता है, वो हम लोग बिजनेस फ्रेंडली कितने वो देखता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये चीजें देखता है। इन सब चीजों पर हम लोगों ने बहुत वर्किंग किया है और उसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि ये आ रहा है। और
सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने कहा इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जितने इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, ये सारे इमर्जिंग सेक्टर्स की पॉलिसीज हमने तैयार की है टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। बड़े पैमाने पर ये पॉलिसीज तैयार की है और इन पॉलिसीज के कारण मैं ऐसा मानता हूं कि बड़े पैमाने पर ये निवेश महाराष्ट्र में आ रहा है। जी, आपने ये भी कहा है कि आप महाराष्ट्र को भारत की फिनटेक कैपिटल और डेटा कैपिटल के रूप से देखते हैं मुंबई को, तो ये इसके क्या मायने हैं आपके हिसाब से और ये किस तरह से होगा? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र डी फैक्टो फिनटेक कैपिटल भी है और डेटा कैपिटल भी है। फिनटेक कैपिटल इसलिए कि आज मुंबई, अगर आप देखिए, हम जिस बीकेसी में बैठे हैं, यहां पर फिनटेक में हुज हु ये इसी बीकेसी में है। और अभी हम लोगों ने एनपीसीआई को यहां जमीन दी है। एनपीसीआई अपना ग्लोबल हेडक्वार्टर यहां बना रहा है। हम लोगों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग जमीन दे रहे हैं, वो भी यहां पर आ रहा है। तो कुल मिलाकर फिनटेक में जो सारी हमारी इंटरनेशनल बैंक्स है वो सारी यहां पर है, इंटरनेशनल फंड्स है वो सारे यहां पर है। अलग अलग प्रकार की जितनी मुझे ऐसा लगता है कि फिनटेक की जो अलग अलग विधाएं हैं वो सारी आपको इस बीकेसी में या मुंबई में दिखाई पड़ती है। और साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि चूंकि अभी जो स्टार्टअप इंडिया का एक नया रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट ने 3 चीजें एक प्रकार से यहां पर अधोरेखित की है। पहली चीज, इन एब्सोल्यूट नंबर महाराष्ट्र स्टार्टअप कैपिटल, सबसे ज्यादा देश के स्टार्टअप्स ये महाराष्ट्र में है। इन एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र इज नंबर 1 इन स्टार्टअप्स, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप का महाराष्ट्र में है। और इसके साथ साथ फिनटेक के सबसे ज्यादा स्टार्टअप ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी हमको देखने को मिलता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से ये फिनटेक कैपिटल डी फैक्टो है और धीरे धीरे बन भी रहा है। अगर मुंबई में कोई कंपनी स्टार्टअप हो बैंगलोर के बनस्पत, तो उसकी वैल्यूएशन ज्यादा होगी? जी, अगर मुंबई में कोई स्टार्टअप हो और बैंगलोर में हो तो मुंबई में वैल्यूएशन ज्यादा होगी? अभी तो हो रही है ज्यादा। एक समय था लोग मुंबई में स्टार्टअप शुरू करते थे और बैंगलोर जाते थे, अब रिवर्स माइग्रेशन चालू हो गया है। क्योंकि अभी मुंबई में अगर पिछले 2 साल की ग्रोथ आप स्टार्टअप्स की देखे, फेनोमेनल ग्रोथ है। और कुछ स्टार्टअप्स ने तो इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट अचीव की है कि जो बिल्कुल अप्रत्याशित इस प्रकार की है। तो इसलिए मुझे लगता है कि नाउ ऑफ कोर्स फॉर लॉन्ग टाइम बेंगलोर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को अच्छे से नर्चर किया है, बट अब मुंबई यही स्टार्टअप कैपिटल अपना बना है और जो एब्सोल्यूट नंबर में और एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट में भी दिखता है।